नमस्ते। मेरे एफपी लाइव शो पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने घर में या कार्यालय में जहाँ कहीं भी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना और अपने परिवार के लोगों का ध्यान रख रहे होंगे। और साथ ही साथ मैं उन सब कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आगे फ्रंट लाइन पे हमारे लिए काम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेस, हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर्स, डिलीवरी बॉयज, डिलीवरी गर्ल्स, पुलिस कर्मचारी, सब लोगों का। और आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आप लोग नियमों का पालन करते हुए इस देश को सहयोग दे रहे हैं। तो जैसा कि मैं प्रति शनिवार को करता हूं, मैं लगभग आज का जो हमारा विषय है कि भय और चिंता पर विजय कैसे पाएं, मैं लगभग 10-15 मिनट इसके ऊपर बोलूंगा और उसके बाद जो भी आप लोगों के प्रश्न होंगे उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम मैं अपनी वार्ता में ये बात बताना चाहूंगा कि भय या चिंता होना दुर्बलता का लक्षण नहीं है, क्योंकि ये सभी को होता है। आप चाहे कितने भी बलशाली हो, आप चाहे कितने भी समर्थ हो, आप चाहे कितने बड़े योद्धा हो, लेकिन कभी ना कभी तो आपको भय लगेगा ही। जैसा कि जब महाभारत का युद्ध शुरू ही होने वाला था, अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा और खासकर उसमें जो परिवार के परिजन लोग थे उनको देखा और सहसा उसका शरीर कांपने लगा और वो शिथिल होकर के रथ पे बैठ गया। और वो कृष्ण से बोला कि कृष्ण, मेरा शरीर शिथिल होता जा रहा है, मेरी श्वास नहीं चल रही है, मुझे पसीने छूट रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या करना है। और उस समय योगीराज कृष्ण ने अर्जुन को यह संदेश दिया, क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्तम उत्तिष्ठ। अपने मन की दुर्बलता को त्यागो और उठो। और इसलिए ध्यान रखिए कि अर्जुन जैसा योद्धा, वो श्रेष्ठ धनुर्धारी, वो भी भयभीत हो सकता है। इसलिए यदि आपको किसी भी चीज से भय लगता हो या चिंता होती हो तो उसे दुर्बलता मत समझिए, उसे अपनी कमजोरी मत समझिए। इससे पूर्व कि मैं अन्य तरह के भय पे जाऊं, सबसे बड़ा भय जो आजकल लोगों में फैला हुआ है और वो चिंता का भी कारण बन गया है, वो है कोरोना वायरस का। कोविड 19 कोरोना वायरस संक्रमण, जिसने ना सिर्फ हमारे देश को बल्कि इस पूरे विश्व को ग्रसित किया हुआ है। तो ये ध्यान रखिए। और ये एक थोड़ी सी दार्शनिक चीज है जिसकी तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो भी आपके जीवन में हो या जो भी परिस्थितियां हो, उनको आप हमेशा दो भागों में बांटे। एक वह जिस पे आपका नियंत्रण है, आपका कंट्रोल है, जिसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, जहां आपका कुछ अधिकार है, जो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। और दूसरा वह जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, जो आपके नियंत्रण में नहीं है। और ध्यान रखिए कि जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उस पे समय व्यतीत करना, उस पे अपनी एनर्जी को लगाना, ये आपका एनर्जी वेस्ट करना है। वो समय, उसका कोई लाभ नहीं है। और इसलिए जब कोरोना वायरस की बात आती है, कोविड 19 की बात आती है, तो कोविड 19 संक्रमण फैलेगा, वो विश्व में फैल रहा है। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, यह आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज है। जो आप कर सकते हैं वह यह कि आप अपना ध्यान रखें, आप मास्क पहन के बाहर निकलें, आप फिजिकल डिस्टेंसिंग, जो 2 गज की दूरी के विषय में कहा जा रहा है, वो सबके साथ रखें। चाहे आपका वो परिजन ही क्यों ना हो, लेकिन उनके साथ भी आप ये दूरी कुछ समय के लिए बनाए रखें। उसके साथ साथ आप अपनी इम्यूनिटी लेवल पे काम करें ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े। उसके लिए आप प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, चाहे वो योग हो, चाहे वो जिम हो, चाहे आपको दौड़ना अच्छा लगता हो, जो भी हो, यथा योग्य वह करने का और यथा संभव वह करने का प्रयास करें। साथ ही अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें कि कोई ऐसा खाना ना खाएं जो कि अपाच्य हो, कोई इस तरह की चीज ना पिए जो कि अपाच्य हो, जो कि शरीर के लिए उत्तम ना हो, अच्छी ना हो। और उसके अलावा जो भी हमारे आयुर्वेद में बोला जाता है, काढ़ा इत्यादि बना करके, वो गिलोय, तुलसी और अदरक, इसको मिला करके और कच्ची हल्दी को मिला करके यदि आप खाएंगे तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ये आपके अधिकार क्षेत्र में है। तो जो आपके अधिकार क्षेत्र में है उसको करने का प्रयास करें। अब हम देखते हैं कि और कौन से वो भय हैं या चिंताएं हैं जो हमें ग्रसित रखती हैं। कोरोना वायरस के मद्देनजर ही, जैसा कि हमारी आर्थिक स्थिति,
हमारा जी इकोनॉमी का जो हाल है, हमारे जो जॉब्स का हाल है, उसको लेके काफ़ी लोगों के मन में चिंताएँ हैं। जो छात्र-छात्राएँ हैं, वो यह सोच रहे हैं कि आगे पढ़ाई कैसे होगी? आगे आने वाले समय में जॉब्स मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? जिनके पास जॉब्स हैं, जिनके पास रोज़गार है, वो ये सोच रहे हैं कि ये हमारा रोज़गार रहेगा कि नहीं? हमारी जॉब्स रहेंगी कि नहीं? और इस पे भी मैं आपको उसी दर्शन की बात बता रहा हूँ। आगे जॉब्स रहेंगी कि नहीं, इकॉनमी हमारी कैसी रहेगी, ये अभी बोलना थोड़ा कठिन है। लेकिन आपके हाथ में क्या है कि आप अपने आत्मसंबल को बढ़ाएँ और वो कैसे बढ़ा सकते हैं? आप कस करके पढ़ाई करिए। आप अच्छी तरह से पढ़ाई करिए, आप अपने अंदर वो नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, उस ज्ञान को लाने का प्रयास करिए, जो ज्ञान जिस ज्ञान की आवश्यकता बाद में पड़ेगी। उसी तरह से यदि आप ऑर्गेनाइजेशन में काम भी कर रहे हैं, कहीं पे कार्यरत भी हैं, तो ट्राई करिए, प्रयास करिए कि आप अपने स्किल्स को अपडेट करते रहें, कि जो भी कुशलता आगे के कार्यों में आवश्यक होगी, वो स्किल्स को, उन कुशलताओं को आप अपने जीवन में अच्छा करते रहें, अपनी उन स्किल्स को होन करते रहें। तो याद रखिए कि आपको वो करना है जो आपके हाथ में है, जो आपके अधिकार क्षेत्र में है। और किन-किन चीज़ों से हमें भय लगता है? एक जो भय मैंने सामान्य रूप में लोगों के अंदर देखा है, वो होता है पैसे को लेके। क्योंकि बहुत लोग अपने जीवन की फ्रीडम को, कि मैं जीवन में क्या कर सकता हूँ, मेरे को जीवन में प्रसन्नता कैसे मिल सकती है, उसको जो उनके पास धन इत्यादि है, उससे मापते हैं। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये ध्यान रखिए, मैं धन का विरोधी नहीं हूँ। धन अथवा अर्थ, हमारे यहाँ बोला ही गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर भवेन्नः। सो अर्थ की आवश्यकता तो है ही, धन की आवश्यकता तो है ही, परंतु ये याद रखिए कि धन सर्वोपरि नहीं है। धन वही है जो धन कर सकता है। धन की हमारे जीवन में मात्र इतनी अहमियत है। अर्थात जीवन यापन के लिए हमें कितना धन चाहिए, उतना धन हमारे लिए पर्याप्त है। इससे ज्यादा धन की ना तो आपको आकांक्षा होनी चाहिए, ना ही उसका कोई हेतु भी है। और याद रखिए, यदि आप धन से अपने आत्मसम्मान को मापने लगेंगे, तो बहुत चांस ये भी है कि आगे जाकर के आप अपने पद के साथ अपने आत्मसम्मान को जोड़ने लगेंगे। और ये बात मैं बहुत मंचों पे बहुत लोगों को बोल चुका हूं कि ये बहुत ही खतरनाक है। यदि आप अपने पद को, अपने डेजिग्नेशन को अपने आत्मसम्मान के साथ मापेंगे, अपने आत्मसम्मान को इससे मापेंगे, तो याद रखिए, जिस दिन आपका पद गया, जिस दिन आप पद निवृत्त हो गए, जिस दिन आपकी ये डेजिग्नेशन चली गई, उसी दिन आपका आत्मसम्मान भी चला जाएगा। तो यदि मैं ये सोचूं कि मेरा आत्मसम्मान, मेरा आईएम इंदौर के निदेशक होने के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं आईएम इंदौर का निदेशक 5 साल का ही कार्यकाल होता है, जिसमें से 1.5 साल हो चुके हैं। तो 3.5 साल के बाद मैं इस निदेशक पद पे नहीं रहूंगा। पर यदि मैं उस पद के साथ अपने आत्मसम्मान को, अपने सामर्थ्य को जोड़ता रहा, तो जिस दिन वो पद गया, 31 दिसंबर 2023 को, उसी दिन मेरा आत्मसम्मान और जो स्व सामर्थ्य है, वह भी चला जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अपने आप को पहचानना है। इस भय और चिंता से आगे बढ़ने के लिए आपको ये देखना है कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, आप कैसे स्वप्न देखते हैं। और यदि आप स्वप्न देखते हैं, तो आप उन स्वप्नों को जीवंत करने के लिए कितना अथक प्रयास करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। तो भय और चिंता के आगे जाने के लिए आपको अपने आप को जानना पड़ेगा। और इसलिए मैं आज आपको यह बोलना चाहूंगा कि कोविड को बीमारी मत समझिए। अब कोविड का मैं आपको एक नया रूप देता हूं। कोविड का मतलब है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर विजन, इंट्रोस्पेक्शन एंड डिस्कवरी। अर्थात ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, आपको ये प्रयास करने का मौका मिला है कि आप एक विजन, एक दृष्टि रखें अपने लिए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्म मंथन करें, और उसके बाद डिस्कवर करें, अपने आप को जाने, अपनी काबिलियत को जाने, और ये जाने कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक दिशा होने की आवश्यक है। बल सबके अंदर होता है, लेकिन दिशा ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हमारे पास सिर्फ बल होता है तो हम हर चीज को, यदि हमारे मार्ग में कोई भी अवरोध आता है तो हम उसको अपनी भीम शक्ति से तोड़ देना चाहते हैं।
लेकिन बल के साथ साथ यदि हमारे अंदर दिशा भी है तो हम चीजों का समाधान बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा जो सामान्यतर मैंने भय देखा है लोगों के अंदर, वो इस वजह से आता है क्योंकि उनको हमेशा बचपन से डराया जाता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इससे बात करोगे तो वो हो जाएगा, अगर अपने अ, हैसियत से ज़्यादा कुछ सोचोगे तो इससे तुम्हें जीवन में कोई ना कोई हानि हो जाएगी। और बहुत सारे लोग जो हमें अपने स्वप्नों को जीवंत करने से रोकते हैं, वो हमारे आस-पास के ही लोग होते हैं, वो हमारे परिवारजन के ही लोग होते हैं। तो इसके लिए मैं सबको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि कभी भी किसी और के सपने को मत जिए। कभी भी अपने अपने आप को दूसरे के अनुसार से ढालने का प्रयास मत करिए, क्योंकि उसमें आप अपने आप को खो देंगे। आप हमेशा अपने स्वरूप को, जो आपके अपने स्वप्न हैं, उनको जीवंत करने के लिए अथक प्रयास करते रहिए। और अगर आपके आसपास के लोग बोलते हैं तो आप उनको समझाइए कि आपके पास अपनी एक अपनी दिशा है, आपके पास अपना एक दृष्टिकोण है और आप उसी दिशा में चलना चाहते हैं। और ध्यान रखिए कि समय लगता है अपने जो निकट के लोगों को है समझाने में, लेकिन वहां पे देर सवेर वो लोग समझ ही जाते हैं। और अगर नहीं समझते हैं, इसका मतलब वो आपके निकट नहीं है, इसका मतलब वो आपके हितैषी नहीं है। और इसलिए ध्यान रखिए कि दूसरों के अनुसार अपने आप को मत ढालिए, सामंजस्य रखिए सबके साथ, परंतु अपने स्वप्नों को साकार करने का प्रयास करिए। और खासकर जो महिलाएं देख रही हैं, जो लड़कियां देख रही हैं मेरे इस शो को, आप लोग के साथ ये सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आप लोगों को सपना देखने को कभी भी किसी भी आयु में यदि आप सपना कोई देखना चाहती हैं, यदि अपने हिसाब से कुछ करना चाहती हैं, तो कोई ना कोई ये अवश्य बोलेगा कि ये क्यों नहीं करना चाहिए और खासकर आपको ये क्यों नहीं करना चाहिए। और उनमें से मैं ये हमेशा बोलता हूं कि अगर 10 लोग ऐसा आपको बोल रहे हैं तो उनमें से 7 शायद आपके परिवार के होंगे और 3 उस परिवार के होंगे जिसमें आप शादी के बाद चली गई हैं, अपने विवाह के बाद चली गई हैं। ध्यान रखिए, पुनः ध्यान रखिए कि आप चाहे जो भी हों, आप चाहे जीवन के किसी भी पहलू पे हैं, आप जीवन के किसी भी मोड़ पे हों, आप किसी भी आयु के हों, आपको अधिकार है कि आप स्वप्न देखें और आप अपने स्वप्नों को साकार करें। उसमें जो भय और चिंताएं आती हैं, वो 2 आती हैं, जिसके विषय में मैं चर्चा करके फिर आपके प्रश्नों को लेने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला जो भय आता है, वो आता है असफलता का, फेलियर का। अरे कहीं हम इसमें असफल हो गए, कहीं हम इसमें फेल हो गए, ये नहीं हुआ तो क्या हुआ। याद रखिए, असफलता जीवन का एक अंग है। अगर आप 10 चीजों पे प्रयास करेंगे तो 2-3 चीजों में असफल होंगे ही। यदि आप 10 निर्णय लेंगे, उसमें से 2-3 निर्णय गलत होंगे ही। प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रश्न उस पे नहीं आता है। प्रश्न ये आता है कि वो गलतियां होने के बाद, उन असफलताओं के बाद आपने क्या सीखा। अगर आप उनसे सीख करके और अपने आप को झाड़ करके आगे फिर से तीव्र गति के साथ चलने लग जाते हैं, उन असफलताओं का जीवन में, एक लंबे जीवन में कोई मोल नहीं रह जाता। इसलिए असफलताओं से डरिए मत, ये जीवन का अंग है। ये भी एक तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए, जो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती हैं। क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा सफल, और ऐसा कोई व्यक्ति हो भी नहीं सकता, लेकिन यदि व्यक्ति हमेशा सफल ही रहे तो वो उस व्यक्ति की तरह है जो जीवन में हमेशा खुश रहे, जिसके जीवन में हमेशा खुशियां ही आती रही। यदि आपके जीवन में हमेशा खुशियां आती रहेंगी तो आपको उन खुशियों का मोल ही नहीं पता चलेगा। यदि एक ऐसी पृथ्वी होती किसी भी कारण से जहां पे सब लोग हमेशा खुश रहते, तो उस खुशी का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि आप ये जानते ही नहीं कि इस खुशी का ना होने का क्या मतलब होता है। इसलिए याद रखिए कि मानव जीवन नदी प्रवाह की भांति दोहरे पाटों के मध्य से गुजरता है। तो जीवन में कभी सफलता आएगी तो जीवन में कभी असफलता भी आएगी, और दोहरे पाठ होते हैं, इसीलिए नदी आगे जाती है। अगर एक ही पाठ होता तो नदी का कोई अपना ना तो रूप होता और ना ही कोई वेग होता। तो जीवन में असफलता ही आपको सिखाती है कि सफलता का क्या मतलब होता है। असफलता से डरे नहीं। और असफलता से लोग कहते हैं कि अरे मान लो इससे असफलता से मैं इतना ज्यादा मेरे को प्रभावित कर दिया कि मेरी मृत्यु भी हो गई तो। याद रखिए, मानव हैं, मृत्यु एक ही बार होनी चाहिए। रोज रोज घुट घुट करके मरना कि अरे मैं इसमें फेल हो गया, मर गए, अरे मैं इसमें ये हो गया, मर गए, अरे मेरी जॉब चली गई, मर गए,
ये मानव के लिए नहीं है। मानव एक ही बार जीता है, एक ही बार मरता है, और इसलिए एक ही बार मृत्यु भी श्रेष्ठ कर ही होती है। डर डर के मत जिए, मत जीवन यापित करिए। और इसके अलावा एक बहुत ही अचरज वाली चीज थी कि काफी लोगों को सफलता से, विजय से भय लगता है। और मुझे ये पहले पता नहीं था, मुझे समझ में भी नहीं आता था कि ऐसा हो सकता है। परंतु मेरा एक कज़न था, जो कि हमारे साथ ही, हमारे घर के पास ही कानपुर में रहता था। हमारे साथ नहीं, पर हमारे घर के बहुत ही पास रहता था। वो कभी फर्स्ट नहीं आया, वो हमेशा 7th 8th 9th रैंक उसकी स्कूल में आती थी। तो जो मेरी मौसी हैं वो हमेशा उसको डांटती रहती थी कि हिमांशु को देखो, वो कभी सेकंड नहीं आता, और अपने आप को देखो, तुम कभी फर्स्ट नहीं आते। तो एक बार वो एक इम्तिहान में फर्स्ट आया, मुझे ध्यान नहीं है कि वो हाफ ईयरली था या फाइनल एग्जाम था। तो मैं उसके घर गया, लगभग आधा किलोमीटर दूर उसका घर था, और मैंने कहा, भाई हो सनी, बहुत बढ़िया, बधाई हो, मजा आ गया ये तो देखा उसका चेहरा थोड़ा लटका हुआ है। तो मैंने कहा, अरे तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ? बोला, नहीं भैया, अब तो मम्मी पापा हमेशा मेरे से यही उम्मीद करेंगे कि मैं हमेशा फर्स्ट आऊं। तो ये था सफलता का भय, कि क्योंकि एक बार व्यक्ति सफल हो गया तो उसे लगता है कि कहीं अब लोगों की उम्मीदें मेरे से बहुत ज्यादा ना बढ़ जाएं, और वो उम्मीदों के बोझ तले दबने लगता है। और इसके लिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, केवल एक व्यक्ति को उम्मीद होनी चाहिए आपसे, और वो है स्वयं आप। टू रियलाइज योर ओन पोटेंशियल इज योर ओनली रियल ऑब्लिगेशन। यदि आप मेरे उस शो में थे, उस एफबी लाइव शो में थे जहां पे मैंने अल्केमिस्ट की बात करी थी, उसमें पोलो कोएल्हो ने ये चीज बोली थी कि आपका स्वधर्म क्या है, मात्र यह जानना, और स्वधर्म के अनुसार अपना सब कुछ दे देना उस स्वधर्म के लिए। मात्र आपकी ये जिम्मेदारी है, मात्र आपको ये करना है अपने जीवन में, और इसी के लिए आपको अपना पूरा पूरा समय लगा देना चाहिए। और इसलिए ध्यान रखिए कि लोग क्या कहेंगे, लोगों की आपसे क्या अपेक्षाएं हैं, वो सब पे आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो जो अपेक्षाएं हैं, यदि आप अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं तो वो आप इन एनी केस पूरा कर ही देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी अपने से क्या अपेक्षा है, आपका क्या स्वधर्म है। क्योंकि याद रखिए कि यदि आप उस दिशा में नहीं गए, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो आपका जीवन यापन का तरीका हो जो आप चाहते हैं, तो चाणक्य ने कहा है, और महाभारत में भी कहा गया है, पर धर्मो भयावह। यदि आप दूसरे के धर्म को अपनाएंगे, यदि आप दूसरे के जीवन को अपनाना चाहेंगे, यदि आप दूसरों की इच्छा के अनुसार अपने आप को चलाना चाहेंगे, तो उसका निष्कर्ष हमेशा भयावह होता है, वो अच्छा नहीं हो सकता आपके लिए। तो इसलिए ध्यान रखिए कि ये सब जो आसपास की चीजें हैं, इसके आपको आगे बढ़ना है। भय और चिंता ये जीवन के अंग हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप इनके बोझ तले ना दब जाएं। आपको इनके आगे बढ़ना है, और इनके आगे बढ़ने का, जैसा कि मैंने बोला, कि जो आपके अधिकार क्षेत्र में है, जो आपके नियंत्रण में है, उस पे कार्य करिए। जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उसको परे कर दीजिए। उसके ऊपर ना तो अपना शारीरिक परिश्रम लगाइए, और ना ही उसके ऊपर आप अपनी बुद्धि लगाइए। इस दर्शन को आप यदि हमेशा ध्यान में रख के चलेंगे, तो आप कभी भी भयभीत नहीं होंगे, या आप कभी भी चिंता से या भय से अपने आप को ग्रसित नहीं होंगे, ग्रसित नहीं होने देंगे। तो मैं अभी फिलहाल अपनी बात यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और मैं आपके प्रश्नों को देखता हूँ, और यदि प्रश्नों से के बाद यदि कुछ समय बचा तो मैं फिर कुछ आप लोगों से बोलूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको भी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप भी मेरे जिले से हैं और मैं आपके जिले का हूं। जी जी जी, ये मयूर की आवाज आ रही है, तो मेरे लॉन में बाहर बहुत सारे मोर, लगभग 10-12 मोर सदा रहते हैं, और खासकर अभी बारिश का क्योंकि यहाँ मौसम बन गया है, तो उन्हीं मयूरों की आपको आवाज आ रही है। सीनियर मोस्ट ऑफिसर, जो बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, उनसे बिना भय के कैसे मिलना? देखिए, अ, सचिन, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप जिससे मिल रहे हैं वो सीनियर है या जूनियर है।
आपको अपने आप के ऊपर विश्वास होना चाहिए। यदि आपको अपने पे और अपने कार्य पे विश्वास है, तो आपको कभी भी भय नहीं लगेगा। हालाँकि मैं एक चीज़ मानता हूँ और संभवतः इसके ऊपर मैं एक अलग सेशन लूँगा कि जहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग की बात होती है, तो वहाँ पे कई लोगों को भय लगता है जिसको स्टेज फ़ियर का भी नाम दिया जाता है, कि मंच का भय, मंच पे बोलने का भय। और मंच पे बोलने का भय का यह मतलब नहीं है कि आप सिर्फ एक बड़े मंच के ऊपर जाके बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कभी-कभी जब आप लोगों के सामने होते हैं और खासकर ऐसे लोगों के सामने होते हैं जो या तो अनभिज्ञ हैं आपसे, जो आपके लिए अनजान हैं, एक क्राउड है जिसके सामने आप खड़े हुए हैं या आपसे पद में बहुत बड़े हैं, तो कभी-कभी लोग को डर लगने लगता है। तो इस स्टेज फ्राइट पे काबू करने के लिए 2-3 चीज़ें करनी चाहिए। आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जो स्टेज फ्राइट के कारण जो होता है, जैसे हाथ कांपने लगते हैं, थोड़ी सी जबान लड़खड़ाने लगती है, गला सूखने लगता है, ये सब लक्षण हैं, ये सब कारण नहीं है। कारण स्टेज फ्राइट का हमेशा ये होता है कि व्यक्ति को अपनी प्रिपरेशन पे पूरा विश्वास नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे जब जो भी मेरे अगर छात्र यहाँ पे हैं या किसी ने भी मुझे अगर भाषण देते हुए स्टेज पे सुना है, तो हालाँकि मैं कभी-कभी पावर पॉइंट का प्रयोग करता हूँ, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे हमेशा, यदि आप ध्यान दें, तो आपको ये नज़र आएगा कि मुझे उस पावर पॉइंट को देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं यदि आपसे अभी बात कर रहा हूँ, तो मुझे किसी मटीरियल की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि मुझे आपसे क्या बात करनी है और मेरी ये तैयारी रहती है। तो जो भी मेरे पावर पॉइंट पे होगा, वो मेरे मस्तिष्क के अंदर भी होगा। इतनी तैयारी करके आपको हमेशा जाना चाहिए। तो जो आपका मेन भय है, जो कि मैंने बोला कि वो भय आता है कम तैयारी से या अथवा अपनी तैयारी पे विश्वास ना होने से, तो उस तैयारी को आप प्रचंडता के साथ करिए। और उसके कारण जो लक्षण होते हैं, ये जो हाथ-पैर थोड़ा-सा काँपना, गला सूखना, तो उसके 2-3 उपाय हैं। कभी भी आप अपने सीनियर्स के पास जा रहे हो या स्टेज पे भाषण देने जा रहे हो, तो कम से कम आधा घंटा पहले 1 ग्लास पानी पी लीजिए। उसके बाद गहरी-गहरी श्वास यदि आप ले सकते हैं, जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम में ली जाती है, ऐसे करके ले लीजिए। उसके बाद अगर आपके हाथ थोड़े-थोड़े काँप रहे हैं, तो बोलते-बोलते अपने हाथों को एक साथ लाइए और उनको कस के एक-दूसरे के साथ जोड़िए और 2-3 सेकंड के बाद छोड़ दीजिए। उसी तरह से यदि आपके घुटने थोड़ा-थोड़ा थरथरा रहे हों, तो एक जो वृक्ष आसन होता है, उसके तहत अपने घुटनों को थोड़ा-सा ऊपर की तरफ कस लीजिए, उनकी मसल्स को, मांसपेशियों को, और 2-3 सेकंड के बाद छोड़ दीजिए। और कभी भी आप कहीं भी एक पब्लिक स्पीच देने जा रहे हो या अपने सीनियर्स के साथ बात करने के लिए जा रहे हो, तो घुसने से पहले उस कमरे के, जैसे बॉक्सर्स क्या करते हैं, आपने देखा है जो बॉक्सिंग करते हैं, जब वो बॉक्सिंग रिंग के अंदर घुसते हैं तो उसके पहले वो अपने एड्रेनल रश को बढ़ाते हैं। एड्रेनल को कैसे, और वो ऐसे ऐसे करते हैं, अपने आप को थोड़े थप्पड़ वप्पड़ मारते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने आप को थप्पड़ मारिए, परंतु आप अपने जोश को बढ़ाइए। तो उस कमरे में घुसने से पहले बोलिए, मुझे सब पता है, मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है, मैंने सारी तैयारी कर रखी है, मैं अच्छा करूंगा। इसको ऑटो सजेशन बोलते हैं, स्वयं को ये सजेशन देना। और ऐसे जब आप जोश के साथ अंदर घुसेंगे, तो आप जब धीरे धीरे शांत होते रहेंगे, तो आपके अंदर जो भय, जिसको पेट में बटरफ्लाइज होना बोलते हैं, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फेलियर के लिए अमित, संभवतः आपने सुना नहीं, पर फेलियर के लिए मैंने पहले ही बोला कि फेलियर के कारण जो भय, फेलियर का जो भय कि असफलता हासिल होगी, उससे भयभीत मत होइए, क्योंकि कोई भी फेलियर फेटल नहीं होती है। और फेलियर या असफलता जीवन का अंग होती है। यदि आप ये मान लेंगे, और जैसा कि मैंने उदाहरण दिया कि जीवन जो है नदी प्रवाह की भांति दोहरे पाटों के मध्य से गुजरता है, तो जीवन में यदि सुख है, तो दुख भी आएगा। और चूंकि जीवन में दुख होता है, इसीलिए हमें पता होता है कि सुख की अनुभूति क्या होती है। और इसलिए याद रखिए कि यदि आपके जीवन में असफलता नहीं आई, तो सफलता क्या होती है, उसकी भी अनुभूति आपको नहीं हो पाएगी। इसलिए असफलता जीवन में आवश्यक भी है, किसी तरह, एक तरह से। आपको यह ध्यान रखना है कि असफलता को अपने जीवन में इतना ना बैठा लें कि उसकी वजह से आप आगे भी कुछ करना बंद कर दें। असफलता से सीखें और उसके बाद निर्भीक होकर के आगे बढ़ते रहें।
या दीपिका, हमारे अपने भी कुछ बायसेस होते हैं, और जैसा कि मैंने बोला, ये बायसेस इसलिए आते हैं क्योंकि बचपन से कुछ चीजें हमारे यहाँ डाल दी जाती हैं हमारे दिमाग में। जैसे कि एक बहुत छोटी सी चीज है साधारणतया, और ये मैं अपने जो कॉर्पोरेट में जब मैं ट्रेनिंग देता हूं तो लोगों को बोलता हूं, जैसे मैं आपसे भी अगर पूछूं कि आप लोग में से कितने लोग अनजान व्यक्तियों से बात करने में हिचकिचाते नहीं है। मान लीजिए आप एयरपोर्ट पे हैं, या रेलवे स्टेशन पे हैं, या किसी पब्लिक जगह पे हैं, और आपको कोई बड़ा इंटरेस्टिंग व्यक्ति दिखाई देता है। मैं स्टार्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार्स या ऐसे जो लोग होते हैं स्टार वैल्यू वाले लोग, उनके पास लोग अक्सर चले जाते हैं उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए। मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कि कोई व्यक्ति आपको देखने में इंटरेस्टिंग लगता है, या जो वो जो कार्य कर रहा है या कर रही है वो आपको इंटरेस्टिंग लगता है। आप लोग में से कितने लोगों के अंदर बिना ये है कि आप बिना भय के उसके पास जाकर के उससे एक बातचीत आरंभ कर सकते हैं? बहुत कम लोग। इनफैक्ट जब मैं बहुत ही एजुकेटेड और बहुत क्वालिफाइड और बहुत हाई उच्च पदों पे बैठे हुए लोगों से भी पूछता हूँ, तो वो लोग भी बोलते हैं कि नहीं हिमांशु, हिचक होती है। ये आखिर हिचक क्यों होती है? क्योंकि अगेन बचपन से हमें सिखाया जाता है कि भाई अपरिचितों से बात मत करो, डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। नाउ आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है, मुझे ज्ञात है कि ये किस लिए समझाया जाता है। पर जब हम बड़े होते हैं तो ऐसे कुछ बायसेस हमारे मन में बैठ जाते हैं, वो पैठ लगा लेते हैं। तो हमें इन बायसेस के आगे बढ़ना होगा, ये सोचते हुए कि अब हम जब अडल्ट हो गए, हम परिपक्व हो गए हैं, तो हमें ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो एरिस्टोटल ने और सोक्रेटिस ने एक बड़ी अच्छी बात की कि अगर आप अपने अंदर से किसी भाव को निकालना चाहते हैं, या अपने अंदर किसी भाव को बैठाना चाहते हैं, तो उसका एक तरीका, एक फॉर्मूला उसने दिया, हैबिट प्लस इंसाइट। उसकी प्रैक्टिस करिए, उस चीज को रोज करने का प्रयास करिए जबरदस्ती, और साथ साथ आत्म मंथन करिए और चिंतन करिए कि यह चीज मेरे जीवन में क्यों आवश्यक है। तो लोगों से बिना हिचकिचाए बात करना, इस बात पे चिंतन करिए। और इसका कारण यह है कि अधिकतर, क्योंकि हम लोग अपरिचित व्यक्तियों के साथ अपने आप को थोड़ा हिचकिचाने लगते हैं बात करने में या उनके पास जाने में, इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और हम उसी ग्रुप में रहते हैं। अगर हम क्लास में हैं तो हम क्लास में उसी एक ग्रुप बना लेते हैं, उनके साथ रहते हैं। यदि हम बाहर जाते हैं तो एक ग्रुप हमारा होता है, उनके साथ हम रहते हैं। यदि हमारे सहकर्मी हैं हमारे ऑफिस में, तो वहां भी हम एक अपना ग्रुप बना लेते हैं। वो ग्रुप होता है, चाहे कभी कभी ये इस आधार पे होता है कि हम लोग एक ही जगह के रहने वाले हैं, या हम लोग एक ही भाषा बोलते हैं, या हम एक ही पंथ को मानने वाले हैं, या हम एक ही जात के हैं, या हम एक ही जेंडर के हैं। याद रखिए, यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन में कभी भी एक 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 लेवल के ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे, आप अपने जीवन में नेतृत्व की क्षमता नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे एक क्लोज ग्रुप में बात करते हैं तो आप वही बातें रोज रोज करते हैं, आप उन्हीं बातों को रोज करेंगे, आप वही चीजें रोज करेंगे। लेकिन अगर आप भिन्न भिन्न तरह के लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि आपके कार्य क्षेत्र के नहीं है, जो कि आपके एरिया के नहीं है, जो कि आपकी भाषा नहीं बोलते, जो कि आपकी हॉबीज वाले नहीं है, तो आप हमेशा नई चीज सीखते हैं। याद रखिए, जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। और एक ही चीज को अगर आपने 20 साल किया तो आपके पास 20 साल का अनुभव नहीं आया है, आपके पास एक ही अनुभव आया है जो कि आपने 20 बार किया है। लेकिन अगर आप 20 अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो आपको 20 अलग-अलग तरह के अनुभव आएँगे। जैसे आप एक ही पुस्तक को मान लीजिए 20 बार पढ़ लें, तो आपको 20 गुना ज्ञान नहीं मिल जाएगा। लेकिन यदि आप 20 पुस्तकों को पढ़ें, अलग-अलग, भिन्न-भिन्न, चाहे वो एक ही विषय पे हो लेकिन भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से हो, तो आपको 20 गुना ज्ञान मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि इन कॉग्निटिव बायसेस को जो आपके मन में बैठे हुए हैं, आपको हैबिट प्लस इनसाइट के द्वारा रोज करके, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपको एक्सरसाइज करने की इच्छा नहीं होती है, आप मन नहीं बना पाते, तो आप सबसे पहले अपने आप को फोर्स करिए कि हर सुबह उठते ही आप भले ही 5 मिनट, लेकिन आप जबरदस्ती एक्सरसाइज करेंगे ही। यदि आपको आत्मचिंतन करने का अनुभव नहीं है और आत्मचिंतन आप रोज नहीं करते हैं, तो आप रोज सोच लीजिए कि सोने से पहले मैं 5 मिनट आत्मचिंतन करूंगा ही, फोर्स करिए अपने आप को। और साथ ही साथ ये मंथन करते रहिए कि ये मेरे जीवन में क्यों आवश्यक है। और साथ ही जब आपको उसके लाभ दिखाई देने लगे, तो आप उस पे भी थोड़ा चिंतन करिए कि अरे वाह! इससे तो मुझे लाभ हो रहा है। मैंने एक नए व्यक्ति से बात की, इससे मुझे लाभ हो रहा है। मैंने उस व्यक्ति से बात की जिसकी वो हॉबी है, अब मुझे एक नए विषय के बारे में पता चल गया। मैंने ये नई किताब पढ़ी, इससे मुझे ये नया ज्ञान मिल गया। तो जब आप अपने हैबिट को और इस आत्मचिंतन और आत्म मंथन को साथ में लाएंगे, तो धीरे-धीरे ये आपके पर्सनैलिटी का ही एक अभिन्न अंग बन जाएँगे। तो साथियों,
अ, 3:30 बज गया है। मुझे बहुत लोगों ने कई बार बोला है कि ये आपका सेशन 2 घंटे होना चाहिए, 2 नहीं भी कर सकते तो 1 घंटे होना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ पे मैं आप लोगों के उत्तर देने नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ आपके साथ एक वार्ता करने। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि ये जब वार्ता समाप्त हो, उसके साथ साथ हमारा सोचना भी समाप्त हो जाए। मैं ये चाहता हूं कि जब इस वार्ता के बाद आप चाहे अपने साथ हो, चाहे अन्य लोगों के साथ हो, तो आप उनके साथ इस वार्ता को जारी रखें, उनके साथ मिलकर के और चिंतन करें, उनके साथ मिलकर के और इस विषय पे समझने का और बातचीत करने का प्रयास करें। तो इसलिए मैं आधे घंटे पे इसको रोक देता हूं, ताकि इसके बाद आपके मन में और प्रश्न होने चाहिए। यहाँ पे मेरा ये दायित्व नहीं है कि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूं, बल्कि ये दायित्व है कि मैं आपके प्रश्नों को और अच्छा बना दूं, आपके प्रश्नों को और ऐसा बना दूं कि उस पे हम लोग सब मिलकर के चिंतन कर सकें। और हम सब मिलकर के जब विचार करेंगे तो हमको प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। सारे उत्तर यहाँ पे होते हैं, लेकिन हमको उनको अवतरित कराना पड़ता है, उनको अजागर कराना पड़ता है। तो आशा है और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वार्ता से कुछ और प्रश्न मिले होंगे, और उन प्रश्नों के उत्तर जब आप स्वयं से पूछेंगे तो ये आपके जीवन में हमेशा आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे एफबी लाइव पे आने के लिए। अपने घर में रहें, और यदि आप कार्यालय जा रहे हैं तो कार्यालय में भी सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और उन लोगों का बहुत ध्यान रखें जिनके पास अपना ध्यान रखने की क्षमता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। अगले शनिवार को 3 बजे पुनः आपसे मुलाकात होगी।